नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय संविधान के जो संबंधित आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं तो उनसे संबंधित आपका विषय है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो आपके भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं तो उनकी आपकी पूरी लिस्ट है, तो ये आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसी क्रम में पहला आपका अनुच्छेद लिखा हुआ है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपका लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में जानेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, एक की अगर बात कर रहा है तो याद रखेंगे संघ एवं राज्य के नामों का विवरण। संघ एवं राज्य के नामों का विवरण, राज्य के नामों का विवरण, तो ये आपका मिलता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ एवं राज्य के नामों का विवरण। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में मिलता है नए राज्य का क्या है, प्रवेश। नए राज्य का क्या है आपका प्रवेश, और क्या है स्थापना है। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ये अगर पूछा जा रहा है तो इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा आपका अनुच्छेद 2। नेक्स्ट अनुच्छेद 3 में पूछा जाए तो नए राज्य का क्या है, नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का क्या है, नए राज्य का निर्माण एवं उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन, एवं उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन, एवं उसकी क्षेत्रीय सीमा में क्या है परिवर्तन। तो ये आपका अनुच्छेद 3 में आपका बताया जाता है, अनुच्छेद 3। उसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में हम पढ़ेंगे जो नागरिकता है। नागरिकता में जो आपका संशोधन है उसके लिए कौन सा आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 के तहत क्या करते हैं, नागरिकता में संशोधन। क्या है, नागरिकता में संशोधन, अनुच्छेद 11। उसके बाद अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 यहाँ से मूल अधिकार आपके शुरू हो जाते हैं, और इसमें किसकी परिभाषा है, इसमें परिभाषा है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में आपकी दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन सा है, अनुच्छेद 13। कौन सा है, अनुच्छेद 13। एक बार पुनः देख लेंगे। अनुच्छेद 1 पूछ रहा है तो संघ एवं राज्य के नामों का विवरण है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण एवं उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 11 में नागरिकता में संशोधन। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन आता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या है इसमें, विधि के समक्ष क्या है, समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो याद रखेंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें ध्यान रखेंगे आप कौन सा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 अगर पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे धर्म क्या है, जाति है, क्या है जी आपका मूलवंश है। धर्म, जाति, मूलवंश, और क्या है लिंग, और क्या है आपका जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूलवंश एवं लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेद करने से रोकता है, कि ये मनाही करता है, भेद करने से रोकता है। तो याद कर लेंगे इसको भी। अनुच्छेद आपका कौन सा है, 15। तो धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद करने से रोकता है। आर्टिकल आपसे 16 पूछा जाए। आर्टिकल 16 क्या है, अवसर या नौकरी में समानता। क्या है, अवसर या क्या है, नौकरी में समानता। अवसर या क्या है, नौकरी में समानता। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत बोलते हैं। अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत है, अस्पृश्यता का अंत। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। किसका अंत आपका, उपाधियों का अंत। लेकिन शिक्षा और सेना में इसमें छूट दी गई है। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने क्या है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। इसके भी अलग अलग खंड होते हैं, लेकिन इस सीरीज में हम जो मेन आर्टिकल है उनको पढ़ रहे हैं। एक बार पुनः देख लेंगे। आर्टिकल 14 पूछा है तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 पूछ रहा है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद करने से रोकता है। आर्टिकल 16 अगर आपसे पूछा जा रहा है, आर्टिकल 16 क्या है? अवसर या नौकरी में समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, जो आपके अन्य आर्टिकल हैं उन्हें देखते हैं जी। नेक्स्ट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षक। किसके संबंध में संरक्षक है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षक। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षक। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षक। उसके बाद है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्र आपातकाल के समय ऐसे कौन से दो मूल अधिकार जो लागू रहते हैं? 20 और 21। तो आप याद रखेंगे प्राण एवं क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 की अगर बात करें, आर्टिकल 22 में क्या है? ये हो गया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक। गिरफ्तारी के संबंध में क्या है आपका? संरक्षक या सुरक्षा। तो याद रखेंगे आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में। आर्टिकल 23 पूछ रहा है तो इसमें क्या है? बलात् श्रम। क्या है? बलात् श्रम। बलात् श्रम कौन सा श्रम है आपका? बलात् श्रम प्रतिषेध। कौन सा श्रम है? बलात् श्रम प्रतिषेध। तो किसी से भी आप बलपूर्वक कोई कार्य नहीं करवा सकते, तो ये होता है बलात् श्रम प्रतिषेध। एक होता है बाल श्रम। बाल श्रम अलग है, तो किसी से आप बलपूर्वक कार्य करवाते हैं ये, और इस तरीके से आपका ही रोक लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 की अगर बात करें तो इसमें कौन सा है? बाल श्रम। कौन सा श्रम है? बाल श्रम। और एक आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम पूर्ण कार्य करने से रोकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम पूर्ण कार्य करने से रोकता है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? कार्य करने से रोकता है। तो ये याद रखेंगे, याद रखना है इसमें कौन सा आर्टिकल जोखिम पूर्ण कार्य करने से रोकता है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आपका आर्टिकल है जी, आर्टिकल कौन सा है? 24। नेक्स्ट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की अगर बात करें, आर्टिकल 25 में आपको याद रखना है इसमें जो आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किस धर्म को मानते हैं वो आपके मन की बात है, तो इसे बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। जैसे आपके सिख धर्म के लोग हैं तो सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं, चाकू रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो याद रखेंगे सिख धर्म के जो लोग हैं चाकू रखने का जो अधिकार है उन्हें कौन से आर्टिकल के तहत मिला? आर्टिकल 25। एक बार पुनः देख लेंगे। आर्टिकल 20 पूछ रहा है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षक है। आर्टिकल 21 पूछ रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 पूछ रहा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक है। आर्टिकल 23 पूछ रहा है बलात् श्रम प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 पूछ रहा है बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध, या आप कह सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम पूर्ण कार्य करने से रोकता है। आर्टिकल 25 का है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अभी इसी क्रम में आगे आर्टिकल देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आप आर्टिकल देख रहे हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 की बात करें, इसमें धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो कोई आप धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। याद रखेंगे क्या है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका कौन सा है जी? आर्टिकल है 26। जो आपकी धार्मिक संस्था होती है, धार्मिक संस्थाओं को क्या है? टैक्स फ्री। धार्मिक संस्था, तो धार्मिक संस्था क्या है आपका? धार्मिक संस्था को कर रहित प्रावधान। धार्मिक संस्थाओं को क्या है? कर रहित प्रावधान। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका 27। कौन सा आर्टिकल है? 27। नेक्स्ट आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 की अगर बात करें, जो आपके शैक्षिक संस्थान होते हैं, शैक्षिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान जो आपके होते हैं, तो शैक्षिक संस्थान में क्या है? शैक्षिक संस्थान में धार्मिक पूजा, शैक्षिक संस्थान में धार्मिक पूजा या उपासना करने की स्वतंत्रता। धार्मिक पूजा या क्या है? उपासना। धार्मिक पूजा या उपासना
करने की स्वतंत्रता। तो याद रखेंगे, धार्मिक पूजा या उपासना करने की जो स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल में दी गई है? ये दी गई है आपके आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर भारत में बात करें, भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी जो भी आपके समुदाय जैसे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई, इस तरीके से ये सब आपके अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। क्योंकि इनकी संख्या कम है तो इनको बोलेंगे अल्पसंख्यक। तो इसमें आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका 29। कौन सा आर्टिकल है? 29। आर्टिकल 30 की अगर बात करें, इसमें आपको याद रखना है अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा, किसके द्वारा? अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा, अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता, शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? स्थापित करने का अधिकार। तो याद रखेंगे इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। कौन सा आर्टिकल है? 30। आर्टिकल 31 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। लेकिन फिर हमने एक संशोधन किया। संशोधन कौन सा किया जी? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब किया? 1978। और इसमें क्या है, इस संपत्ति के मूल अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा दिया। और आर्टिकल 31 से हटा करके इसके लिए हमने एक आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300 के इसमें आपका जोड़ दिया। इसी कारण संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो एक क्रम से आपने पढ़ लिया। 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है, 27 में धार्मिक संस्थाओं को कर रहित प्रावधान, 28 में शैक्षिक संस्थान में आपका धार्मिक पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता, 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, और 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके आर्टिकल 300 के में जोड़ दिया गया। ये क्रम से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जी। नेक्स्ट देखते हैं जो आगे आपके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका उपचारों का अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बताता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। जबकि वास्तव में भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या होती है? प्रस्तावना होती है। आर्टिकल 36 अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें क्या है? नीति निदेशक तत्व की परिभाषा। नीति निदेशक तत्व की क्या है? परिभाषा। नीति निदेशक तत्व की परिभाषा। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका 36। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 36। आर्टिकल 39(4), ये आर्टिकल 39(4) है। ABCD करके वो एक अलग है, 1 2 3 4 करके अलग है। आर्टिकल 39(4) में आपका मिलता है, या आप घ बोल देते हैं, आर्टिकल 39(4) में मिलता है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? बहुत बार आया क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो या महिला, लेकिन समान कार्य कर रहे हैं तो सबको समान वेतन आपका दिया जाएगा। तो ये हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए क्या है? समान वेतन। तो कौन सा आर्टिकल हो गया आपका? आर्टिकल हो गया 39(4). आर्टिकल 39(a). आर्टिकल 39(a) की अगर बात कर रहा है तो ये हमने बाद में जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या है? आर्टिकल 39(a) में, आर्टिकल 39(a) में मिलता है जो आपके इसमें मिलेगा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। किसका अधिकार है आपका? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। यानी आपको जो कानूनी सहायता है वो आपको फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो याद रखेंगे ये किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल 39(a). तो याद रखेंगे निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 39(a). और कौन सा संशोधन में जोड़ा हमने? 42वां कब हुआ है? 1976 में आपका जोड़ा है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है आपका? ग्राम पंचायत।
आर्टिकल 40 में दिया गया ग्राम पंचायत के बारे में। आर्टिकल 44 अगर पूछ रहा है तो क्या है, समान सिविल संहिता। कौन सी संहिता है आपके, समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड आप पढ़ते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लिए आपका एक जैसा कानून होता है, उसे बोलते हैं समान सिविल संहिता। और केवल कौन से राज्य में लागू है, केवल गोवा राज्य में आपका लागू है। तो ये क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे जरा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 36 में क्या है, नीति निदेशक तत्व की परिभाषा। आर्टिकल 39(4) में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39(a) में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। और आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। क्या है, कृषि एवं पशुपालन। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 48, कृषि एवं क्या है, पशुपालन। नेक्स्ट आगे आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 है की अगर बात करें, या इसे थोड़ा सही लिख लेंगे, कृषि एवं पशुपालन। क्या है, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट आर्टिकल 48 है, तो इसमें क्या है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, तो ये हमने बाद में जोड़ा है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये बाद में जोड़ा है। और बाद में जब कब जोड़ा है जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां 1976 में ये हमने जोड़ दिया है। तो पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में याद रखेंगे जो आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, तो क्या है, राष्ट्रीय स्मारक। एवं धरोहर की सुरक्षा। एवं क्या है आपका, धरोहर की सुरक्षा। धरोहर में जो आपके ऐतिहासिक स्थल हैं, एवं धरोहर की सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारक एवं क्या है, धरोहर की सुरक्षा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 50, इसमें क्या है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का किससे पृथककरण है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। किसका पृथककरण है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो याद रखेंगे आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है इसके लिए 50। क्या है, पृथककरण। हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में आप पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये याद रखेंगे आर्टिकल 51। ये नीति निदेशक तत्व थे से आपके 36 और 51 तक। फिर आर्टिकल 52, तो यहाँ से आपका जो भाग 5 है, भाग 5 स्टार्ट हो जाता है। और आर्टिकल 52 में किसका पद है, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। क्लियर हो गया सभी का। एक बार पुनः देख लेंगे। आर्टिकल 48 पूछ रहा है तो क्या है, कृषि एवं पशुपालन। 48 पूछ रहा है पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। और किस संशोधन में जोड़ा है, 42वें संविधान संशोधन 1976। आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर की सुरक्षा। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देख रहे हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या है, क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, तो इसमें कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा जी, राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। यह कौन सा आर्टिकल में कहा गया, ये कहा गया आर्टिकल 53 में। कौन सा आर्टिकल में आपका, 53 में। आर्टिकल 54 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट डालेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के क्या है, निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद में क्या है, दिल्ली और क्या है, पांडिचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इनसे मिलकर के क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति के लिए आपके वोट डालते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की
निर्वाचन पद्धति। तो आप पढ़ते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय पद्धति, जिसमें हर व्यक्ति को वोट देना पड़ता है, लेकिन कैसे देना पड़ेगा, पसंद के आधार पर। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति 56 में पूछ रहा है। तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल आप जानते हैं सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर इसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आपकी लागू हो जाए तो उसी समय इसे अपने पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए क्या है आपका, पुनः निर्वाचन। तो ये किस में आपका आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में पूछे तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता एवं अहर्ता, कि राष्ट्रपति के लिए आपका क्या योग्यता होनी चाहिए, अहर्ता क्या होनी चाहिए। तो यही है कि आपका भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। राष्ट्रपति की योग्यता एवं अहर्ता, योग्यता एवं क्या है आपका, अहर्ता। राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, योग्यता एवं अहर्ता। एक बार देख लेंगे दोबारा से। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन। और उसके बाद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता एवं अहर्ता। क्लियर हो गया आपका आर्टिकल 58 तक। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जी आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति के क्या है, वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो याद रखेंगे ये कौन से आर्टिकल में, 59 में। आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। किसकी शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 60, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। किस पर महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग आप जानते हैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोनों का आपका इसमें बहुमत होना आवश्यक है। जब दोनों पारित कर देंगे तभी आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। आर्टिकल 63 में क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 63। आर्टिकल 72 में आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। किसकी आपका किसकी शक्ति है इसमें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो इसके लिए कौन सा है, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो ये पढ़ते हैं आर्टिकल 72। उसके बाद आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 आपने पढ़ा होगा जो आपका केंद्रीय मंत्री परिषद है। आर्टिकल 74 में क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद। और किसकी सलाह के लिए होती है, ये होती है आपके राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो आर्टिकल 74 में क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद। अब एक बार पुनः देख लेंगे। आर्टिकल 59 पूछे तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और आर्टिकल 74 में क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं आगे। आर्टिकल 75 आपसे पूछा है, तो आर्टिकल 75 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति एवं पीएम की सलाह पर, एवं किसकी सलाह पर, एवं पीएम की सलाह पर, एवं पीएम की सलाह पर, किसकी सलाह पर है, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, एवं पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो याद रखेंगे एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल आपका 75। आर्टिकल 76 आपने पढ़ा होगा, कौन सा पद आता है, आर्टिकल 76 में पद आता है महान्यायवादी, या इंग्लिश में बोल देते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी या क्या बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद आर्टिकल 79, तो आपने पढ़ा होगा भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का कार्य कौन करता है, महान्यायवादी। या केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन और संरचना।
क्या है संसद का गठन व संरचना, आर्टिकल 79 संसद का गठन और वह क्या है आपका संरचना। तो संसद आप पढ़ते हैं, संसद का निर्माण वास्तव में कितने अंगों से होता है, 3 अंगों से। एक कौन है, लोकसभा है, एक कौन है, राज्यसभा, एक कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये तीनों मिलकर के वास्तव में क्या बनाते हैं, वास्तव में ये बनाते हैं संसद। तो आप याद रखना है संसद के 3 आवश्यक अंग कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है आपके राष्ट्रपति। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 80 में पूछे, आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन व संरचना। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन व संरचना। आर्टिकल 81 में पूछे, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का गठन व संरचना, लोकसभा का गठन व संरचना आर्टिकल 81। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सत्र, संसद के क्या है सत्र, यानी इसमें दोनों आ जाएंगे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। संसद के सत्र, संसद को सत्रावसान, संसद को सत्रावसान, सत्रावसान तथा लोकसभा को, तथा लोकसभा को विघटन करने का अधिकार, तथा लोकसभा को विघटन करना, विघटन करने का अधिकार। तो ये आप पढ़ते हैं, तो ये आपने जाना जी। तो आर्टिकल 85 पूछ रहा है संसद के सत्र, तो एक वर्ष में आपके 3 सत्र आयोजित होते हैं। उसके बाद में संसद के सत्रावसान, जब सत्र शुरू मतलब खत्म होता है उसे बोलते हैं सत्रावसान, तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार। तो लोकसभा आपने पढ़ा होगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, तो ये होता है लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किससे होता है आप पढ़ते हैं, तो लोकसभा का जो विघटन है उसे कौन करता है, राष्ट्रपति। ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 75 राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति एवं पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन व संरचना। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन संरचना। आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन संरचना। 85 में क्या है, संसद के सत्र, संसद का सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 89 अगर आपसे पूछ रहा है, 89 में याद रखेंगे राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के क्या है जी, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल आपका कौन सा जी, 89। कौन सा आर्टिकल है, 89। आर्टिकल 93 याद रखेंगे, लोकसभा के सभापति का पद। किसका पद है, लोकसभा के सभापति का पद। आर्टिकल 93 लोकसभा के सभापति का पद। आर्टिकल कौन सा है, 93। आर्टिकल 108 108 आप पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा है, संयुक्त बैठक। क्या है आपका, संयुक्त बैठक। तो आपने पढ़ा होगा संयुक्त बैठक वास्तव में जब बुलाते हैं, जब आपका किसी कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद बनता है, तो ऐसे में आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108। तो इसमें याद रखेंगे जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है, तो आहूत कौन करेगा, यानी बुलाएगा कौन, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। जबकि आपसे पूछा जाए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है, इसलिए राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। तो याद रखेंगे संयुक्त बैठक अगर आपसे पूछा जाए अब तक कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार बुलाई गई 2002 में। 1961 में दहेज प्रथा कानून के लिए, 1978 में आपका बैंकिंग सुधार, 2002 में पोटा कानून। तो ये क्लियर हो गया आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। आगे बढ़ते हैं जी, आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक केवल कहां पे पेश होगा, धन विधेयक केवल पेश होगा आपका लोकसभा में। आर्टिकल 109 धन विधेयक कहां पे पेश होगा, धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक केवल कहां पे पेश होगा, केवल लोकसभा में पेश होगा। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, केवल लोकसभा में पेश होगा, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 109। कौन सा आर्टिकल है, 109। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 की अगर बात करें, 110 में याद रखेंगे इसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा क्या है इसमें,
धन विधेयक की परिभाषा, आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, ये आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 112, एक शब्द में तो बजट भी बोल देते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं है, तो एक शब्द मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा शब्द मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा शब्द है बताएं? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये कौन सा आपका हो गया? आर्टिकल 112। एक बार पुनः देख लेंगे, आर्टिकल 89 पूछ रहा है तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद है। आर्टिकल 93 पूछ रहा है लोकसभा के सभापति का पद है। आर्टिकल 108 पूछ रहा है संयुक्त बैठक है। 109 पूछ रहा है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। 110 पूछ रहा है धन विधेयक की परिभाषा, और 112 में पूछ रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 याद रखेंगे, क्या है इसमें? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के द्वारा क्या करना है जी? अध्यादेश जारी करना। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 124 आप पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप नोट कर लेंगे। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आता है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना। सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है इसके लिए आपका आर्टिकल 124। अब आता आर्टिकल 124 सेकंड। आर्टिकल 124 में सेकंड में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इसमें लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124 सेकंड। तो इसमें अगर आप बात करें मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर आपका की जाती है, और करता कौन है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 126 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा कौन? जी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन सा न्यायाधीश है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में अगर जाने, तदर्थ न्यायाधीश जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई आपका केस सुनवाई होना और उसमें गणपूर्ति या कोरम संख्या नहीं है तो ऐसे में किसी संबंधित हाई कोर्ट से आपके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आपके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये होता है आपका तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जबकि कार्यकारी की पूछे, अन्य की पूछे, मुख्य की पूछे, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? इन सब की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 137 में क्या है? आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनः अवलोकन। न्यायिक पुनः अवलोकन यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है तो उसी निर्णय को आपका दोबारा से जांच करता है, दोबारा से देखभाल करता है, तो इसकी क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनः अवलोकन। आर्टिकल 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार, लेकिन वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उस सलाह को माने या नहीं माने। वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सलाह दी है तो राष्ट्रपति बाध्य होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 124 में पूछे सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना। आर्टिकल 124 सेकंड में पूछे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 126 सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 137 में क्या है? न्यायिक पुनः अवलोकन। 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। आर्टिकल 148 में आपने पढ़ा होगा किसका पद आता है? कैग का पद। किसका पद है? कैग का पद।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये आता है कैग का पद। तो कैग का पद कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। आर्टिकल 153 आपसे पूछे, आर्टिकल 153 में आता है राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 155 पूछ रहा है, आर्टिकल 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। और करेगा कौन जी? करेगा राष्ट्रपति, करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल की क्या है? क्षमादान शक्ति। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 161। नेक्स्ट है आर्टिकल 163। कौन सा आर्टिकल है? 163। तो 163 अगर आपसे पूछ रहा है राज्य की मंत्री परिषद, किसकी मंत्री परिषद है? राज्य की मंत्री परिषद। तो राज्य की मंत्री परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 163। कौन सा आर्टिकल है? 163। आर्टिकल 164 आपसे पूछ रहा है, 164 में लिखेंगे राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा क्या है? राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति एवं सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है कौन करेगा? करेगा राज्यपाल। आपने पढ़ा राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति एवं सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो ये आपका क्लियर हुआ, ये आर्टिकल 164। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में एक बार पुनः देख लेते हैं। आर्टिकल 148 पूछ रहा है, तो आर्टिकल 148 में क्या है जी? आर्टिकल 148 में कैग का पद। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 163 में राज्य की मंत्री परिषद। 164 में राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में किसका पद है? महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी, ऐसे राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। और उसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 168 में क्या है? राज्य का विधानमंडल। क्या है जी? राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल आप पढ़ते हैं ये आर्टिकल 168। और विधानमंडल की अगर बात करें तो राज्य का विधानमंडल बनेगा आपका राज्यपाल से बनेगा, विधानसभा से बनेगा और विधान परिषद से बनेगा। इन तीनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल की आप बात करें, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पे विधानसभा और राज्यपाल इन दोनों के द्वारा ही मिलकर के क्या बन जाएगा? राज्य का विधानमंडल। तो राज्य की संसद किसको बोलते हैं? विधानमंडल को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 169। अब 169 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें विधान परिषद विधान परिषद को स्थापित या क्या है आपका? समाप्त। विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार। विधान परिषद को समाप्त या स्थापित करने का अधिकार। तो याद रखेंगे इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल है 169। कौन सा आर्टिकल है? 169। आर्टिकल 170। 170 अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे जो आपका विधानसभा है, विधानसभा का गठन व संरचना। विधानसभा का गठन व संरचना, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 170। कौन सा आर्टिकल है? 170। आर्टिकल 171। 171 की अगर बात करें तो इसमें याद रखेंगे विधान परिषद। विधान परिषद, राज्य का उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। विधान परिषद
का गठन व संरचना। क्या है? विधान परिषद का गठन व संरचना। क्लियर हो गया। एक बार देख लेंगे 165 में क्या है? महाधिवक्ता का पद, अटॉर्नी मतलब एडवोकेट जनरल बोल देंगे। 168 में क्या है? राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 169 में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 170 में विधानसभा का गठन और संरचना। 171 में क्या है? विधान परिषद का गठन व संरचना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जी आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में याद रखेंगे जो आपके राज्य के विधानमंडल है तो उसके क्या है? सत्र, सत्रावसान और क्या है? विधानसभा जो होती है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार। तो याद रखेंगे इसमें विधानसभा को भंग करने का अधिकार, विधानसभा को भंग करने का अधिकार। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका 174। तो आप पढ़ते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और उसके बाद में आपके आर्टिकल 174 आपका लागू होता है। तो आर्टिकल 178 आपसे बात करें, 178 में क्या है? आर्टिकल 178 में विधानसभा क्या है? विधानसभा के क्या है? सभापति, विधानसभा के सभापति व उपसभापति का पद, विधानसभा के सभापति व उपसभापति का पद। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल है आपका 178। आर्टिकल 182 पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे जो सदन होता है राज्य का, इसे बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद के क्या है? सभापति और उपसभापति का पद। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद। 213 आप जानते हैं क्या है? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल के द्वारा क्या जारी करना है जी? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल के द्वारा क्या जारी करना है? अध्यादेश जारी करना। याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है? 213, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। 214 में क्या है? 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? ये आपकी बात है आर्टिकल 214। आर्टिकल 216 पूछ रहा है। आर्टिकल 216 याद रखेंगे हाई कोर्ट का क्या है? हाई कोर्ट का गठन व संरचना। हाई कोर्ट का गठन व संरचना। तो याद रखेंगे हाई कोर्ट का गठन व संरचना कौन से आर्टिकल में? इसके लिए आर्टिकल है 216। कौन सा आर्टिकल है? 216। आर्टिकल 216। हाई कोर्ट आपने पढ़ा होगा। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा 1861 हाई कोर्ट एक्ट। 1861 कौन सा? हाई कोर्ट एक्ट है। इसके माध्यम से भारत के 3 शहरों में, यानी एक आपका कोलकाता में, एक आपका मुंबई में, एक आपका मद्रास में, ये सबसे पहले 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं आपके? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां कौन सा है? नवीनतम। तो नवीनतम हाई कोर्ट है आपका अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 216। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपका? अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे देखते हैं आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में क्या है? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति है? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कौन सा आर्टिकल है? 217। 222 की अगर बात करें, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश का ट्रांसफर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या है? न्यायाधीश का ट्रांसफर या स्थानांतरण कह सकते हैं। न्यायाधीश का क्या है? ट्रांसफर। तो याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है? 222। 223 में अगर बात करें तो 223 में क्या है? हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो कौन सा आर्टिकल है? 223। तो जब आपका मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उसकी स्थिति में आपका 223 में हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। 224 याद रखेंगे। हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश। हाई कोर्ट में कौन सा न्यायाधीश है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। तो याद रखेंगे अपर न्यायाधीश ये जब भी आपका नियुक्त किया जाता है जब किसी
काम को लेकर ज़्यादा दबाव है और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो ऐसे में आपका अपर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है ये आपका हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा आपकी नियुक्ति की जाएगी। जबकि अन्य की अगर पूछ रहा है आपको इसमें याद रखेंगे, अन्य सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के द्वारा क्या है? हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार। हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार। रिट जारी करने का अधिकार किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार। 233 अगर पूछ रहा है, 233 में क्या है? जो आपके जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में क्या है? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो करता कौन है? करता कौन है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जी राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। ये क्लियर हो गया। 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। 222 में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश का ट्रांसफर। 223 में हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। 226 हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार। 233 में क्या है? जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ये क्लियर हो गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। 239 क्या है? 239 में आपका दिया है जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। किसके में के बारे में दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। 239 केंद्र शासित प्रदेश किसके बारे में दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 239 के अगर आपसे पूछ रहा है तो आपने पढ़ा है, जैसे अध्यादेश आपने पढ़ा, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जारी कर देगा, 213 में राज्यपाल जारी करेगा। अब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें होता है उपराज्यपाल। तो इसमें क्या है? उपराज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। उपराज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। क्या जारी करना? अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। तो ये हो गया आपका। अब आर्टिकल 241, तो इसमें क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है आपका? हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है आपका? हाई कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 241। अब बात आती है 243। 243 में क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है आपका? ग्राम पंचायत, या सीधा आप ऐसे पढ़ सकते हैं पंचायत के बारे में दिया गया। आर्टिकल 243 क्या है? पंचायत के बारे में दिया गया। अब 243 है पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण, या पंचायत में आरक्षण की सुविधा, पंचायत में आरक्षण की सुविधा। इसके लिए कौन सा आर्टिकल बना है? 243 है पंचायत में आरक्षण की सुविधा। तो आप पढ़ते हैं पंचायत में आरक्षण की सुविधा, आर्टिकल 243 है। 249 क्या है? 249 में राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार, राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार। तो कानून बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 249 में आपका ये अधिकार मिला हुआ है, कानून बनाने का अधिकार। 239 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 239 है उपराज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। 241 केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट। आर्टिकल 243 पंचायत। आर्टिकल 243 गए पंचायत में आरक्षण की सुविधा। 249 में राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार। ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। 250 में क्या है? जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, किसके समय? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद के द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। तो कानून बनाने का अधिकार ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल आपका 250। 266 में अगर आपसे पूछ रहा है
266 में कौन सी निधि है? संचित निधि, जिसमें भारत सरकार का पैसा जमा रहता है, तो वो कौन सी निधि है? संचित निधि। इसी निधि से पैसा निकाल करके योजनाओं पर आपका खर्च किया जाता है। 267 ये होती है आकस्मिक निधि। ये आपकी जब कोई आपकी आपदा आती है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे बोलते हैं आकस्मिक निधि। कौन सी निधि है? आकस्मिक निधि। 279 के, क्या देख रहे हैं आप? 279 के, तो 279 के अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे, आपने जीएसटी के बारे में पढ़ा होगा, तो जीएसटी परिषद अगर आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 279 के। कौन सा आर्टिकल? 279 के। 280 अगर आपसे पूछ रहा है, 280 में क्या है? वित्त आयोग। क्या है जी आपका? वित्त आयोग। तो 280 में क्या है? वित्त आयोग। उसके बाद 300 के, 300 के मैंने आपको पहले बताया, इसमें कौन है? संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? संपत्ति का कानूनी अधिकार। किसका अधिकार? आपका संपत्ति का कानूनी अधिकार। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? संपत्ति का कानूनी अधिकार। 300 के पहले आपका कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके यहाँ पे आपका जोड़ दिया है। 250 राष्ट्रापातकाल के समय संसद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार। 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, 279 के में जीएसटी परिषद, 280 में वित्त आयोग, 300 के में क्या है? संपत्ति का कानूनी अधिकार। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जी, आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं आप 312। क्या है? 312। 312 में आपसे पूछे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा 3 तरीके की है भारत में। एक तो है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक है आपका आईएफएस। एक क्या है? आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें प्रारंभ में आपकी केवल 3 ही मतलब 2 तरीके की थी, एक आईएएस थी, एक आईपीएस थी। अगर आपसे पूछे आईएफएस हमने बाद में जोड़ी, और बाद में कब जोड़ी? 1966। कब जोड़ी? 1966। 315 में क्या है? 315 में आपका यूपीएससी। क्या है आपका? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। 324 में पूछे तो 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग है आपका? 324 में निर्वाचन आयोग। जो आपको चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? निर्वाचन आयोग। 330 में क्या है? 330 में आपका जो आपका लोकसभा होती है, लोकसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण। लोकसभा में एससी एवं क्या है? एसटी के लिए आरक्षण। लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण। तो कौन सा आपका? 330। 331 अगर आपसे पूछे, वैसे प्रावधान अब आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को जो मनोनीत करने का अधिकार था या आरक्षण था, वो समाप्त हो गया। लेकिन आर्टिकल हमें पढ़ना है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। तो ये कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल आपका 331। 332 पढ़ रहे हैं। 332 में क्या है? जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा में क्या है? विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण। विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए क्या है? आरक्षण। क्या है? एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण। ये क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनके बारे में मिलेगा। 315 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। 324 निर्वाचन आयोग के बारे में। 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण है। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। 332 विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे जी, इसी क्रम में आगे देखें। अब देख रहे हैं 333। 333 अगर आपसे पूछ रहा है तो जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, विधानसभा में क्या है? एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल? 333।
338 अगर आपसे पूछे, 338 में क्या है, एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग 338। 338 के में क्या है, यह है एसटी आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग, इसके लिए 338 के। 338 ख में अगर पूछ रहा है तो इसमें कौन सा है, ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसमें आपका आर्टिकल 338 के। 343 अगर आपसे पूछ रहा है, ये क्या है, संघ की राजभाषा, क्या है, संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, संघ की राजभाषा हिंदी। और 345 अगर पूछ रहा है, राज्यों की राजभाषा, क्या है, राज्यों की राजभाषा, इसमें कौन सा आर्टिकल है, 345। एक बार पुनः देख लेंगे। 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना, 338 में एससी आयोग, 338 क में एसटी आयोग, 338 क में ओबीसी आयोग, 343 में संघ की राजभाषा, 345 में राज्यों की राजभाषा। आगे इसी क्रम में देखते हैं। 352 आप देख रहे हैं, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपने पढ़ा होगा, 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 विषय पर लगता है, एक तो आपका बाह्य आक्रमण की स्थिति में, एक युद्ध की स्थिति में, और एक आपका सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल 356 में क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, जब राज्य में आपका सही तरीके से शासन नहीं चल रहा हो तो राज्य में क्या लग जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, 356। नेक्स्ट है 360। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपका आर्टिकल है, 360। 368 में क्या है, संविधान संशोधन, क्या है, 368 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली हमने, दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन। 371 में क्या है, 371 में आपका जो महाराष्ट्र है, कौन कौन है आपके, एक तो महाराष्ट्र है और एक कौन है, गुजरात। महाराष्ट्र व गुजरात, महाराष्ट्र व गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान, महाराष्ट्र व गुजरात के बारे में क्या है, विशेष प्रावधान, के बारे में विशेष प्रावधान। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 371। कौन सा आर्टिकल, 371। 371 इसमें याद रखेंगे, नागालैंड, नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान, नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान, कौन सा आर्टिकल है, 371 ए। ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है, एबीसी वाले। आगे बढ़ेंगे, एक बार देख लें। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, 368 में संविधान संशोधन, 371 में महाराष्ट्र व गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान, 371 ए में क्या है, नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में जी, देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं 371 भी, 371 भी। तो इसमें आप याद रखेंगे, असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान, असम राज्य के बारे में, असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान, असम राज्य के बारे में क्या है आपका, विशेष प्रावधान, 371 भी। तो नेक्स्ट लिखेंगे, अब है 371 सी। तो 371 सी में मणिपुर, मणिपुर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। 371 डी व ई में पूछे तो जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। 371 एफ अगर पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश राज्य के क्या है, विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय थोड़ा सा अलग है, बाकी सभी में राज्य है। 371 जी में अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे मिजोरम, कौन सा राज्य है, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान, मिजोरम के बारे में क्या है, विशेष प्रावधान। 371 जी, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान, तो इसके लिए 371 जी। आगे बढ़ते हैं 371 एच, 371 एच आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान। एक बार पुनः देख लेंगे, ये आपका अंतिम क्षणों में चल रहा है। 371 बी में क्या है आपका, असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। 371 सी में मणिपुर के बारे में विशेष प्रावधान। डी और ई में आंध्र प्रदेश के बारे में। एफ में आंध्र प्रदेश राज्यों के विश्वविद्यालय के बारे में। जी में मिजोरम के बारे में। एच में अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, इसी में देखते हैं आई और जे, ये आपका लास्ट है 371 आई। 371 आई में है
गोवा के बारे में विशेष प्रावधान। किसके बारे में? गोवा के बारे में विशेष प्रावधान। गोवा के बारे में क्या है? विशेष प्रावधान। नेक्स्ट आपका 371 जे, इसमें कर्नाटक, कौन सा राज्य है? कर्नाटक के बारे में विशेष प्रावधान। कर्नाटक के बारे में विशेष प्रावधान कौन सा आपका? कर्नाटक के बारे में विशेष प्रावधान। क्लियर हो गया आपका? तो आपके भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। तो एक आपका एक रिवीजन क्लास थी जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए तो एक एक अनुच्छेद में काफ़ी समय आपका लग जाता है डिटेल से अगर पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में बस सीधा आर्टिकल पूछते हैं और आर्टिकल में कौन सा आपका विषय ये आपका पूछा जाता है। तो इसी से संबंधित ये आपकी क्लास तैयार की गई थी, और जो आपकी आगामी परीक्षाएं तो उसके माध्यम से आप इसको तैयार कर लेंगे, और आगामी परीक्षा जो भी आपकी होगी तो उसमें आपको ये सहायता जरूर देगा। ये आपका अच्छा टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।